इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। पतझड़ के बाद गिरे फूल फिर वापस नहीं आए, बसंत के गीत फिर किसी ने नहीं गाए। और घोंसला क्या गिरा उस पेड़ से ऐ ऋचा, घोंसला क्या गिरा उस पेड़ से ऐ ऋचा, उड़े पक्षी फिर कभी वापस नहीं आए। नमस्कार साथियों, चर्चित चेहरा कार्यक्रम में मैं एक बार पुनः उपस्थित हूँ एक नए चेहरे के साथ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अम्बुज सिंह सर, जिनके बारे में जितनी बातें करूँ कम है। कराटे भी खेल लेते हैं, कूडो भी हैं और साथ ही साथ आज सतना के कोच भी हैं, जो कि एक जाना माना नाम बन चुके हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अम्बुज सिंह सर का। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। थैंक यू सो मच। मैं बहुत सारे क्वेश्चन वैसे तो आपसे करने वाली हूँ सर, पर मैं सबसे पहले जो प्रश्न आपसे करने वाली हूँ ये कि शुरुआती जीवन कैसा था आपका? क्या अम्बुज सिंह जो आज हैं वैसे ही थे, या वो हमेशा से स्पोर्ट्स सेक्टर में जाना ही चाहते थे? मेरी शुरुआत ही स्पोर्ट्स से हुई, क्योंकि मेरे फादर ने 2 फरवरी 1986 में ऐसा पहला कोई मार धाड़ वाला या सेल्फ डिफेंस वाला आर्ट सतना में लेके आए। वो ज़िले में मार्शल आर्ट के जनक थे। तो जब मेरा जन्म हुआ तो ऐसे ही परिवेश में हुआ और उनका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा था। वो शुरुआत से लेके लास्ट तक क्लास ही लेते थे। तो मुझे वो परंपरा में मिला और लगभग 3 साल की उम्र में जैसे बच्चा बोलना सीखता है, ABCD सीखता है, ऐसे सीखता है, तो ऐसे मैंने मार्शल आर्ट सीखा। तो ये मुझे मतलब एक लेगेसी बोल दीजिए या फिर ब्लड में मिला। तो मेरा हमेशा से माहौल खेल वाला रहा है और उसी को मैंने पॉलिश करते 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 अपडेट किया है। तो अगर मैं कहूँ कि आप सुबह उठते थे तो छोटे बच्चे सुनते हैं मम्मी को, छोटे बच्चे देखते हैं मम्मी को, पापा को। आपने देखा कराटे, आप उठते थे सुबह 3-4 साल की उम्र में, आप देख रहे हैं कि आपके पापा कोच कर रहे हैं और वो सिखाए जा रहे हैं। तो आपके अपने आप जीन्स में आ गया और पिताजी का कहीं ना कहीं गुण तो था ही। फिर आपने इस सेक्टर को चुना, वो समझ में आता है, बट कितना सपोर्ट मिला फैमिली से? पिताजी का सपोर्ट कितना था? या मम्मी ने मना नहीं किया कि पिताजी तो अपना पूरा कैरियर उसी पे लगा दिए, बच्चा भी उसी पे जा रहा है, जबकि हमारे टिपिकल ठाकुर फैमिलीज में खेल कूद को उतना महत्व नहीं दिया जाता? तब कितना सपोर्ट था? क्या है कि पापा जी को उतना सपोर्ट नहीं था। जी। हमारे बाबा जी जो हैं वो बड़े कृषक परिवार में थे, बहुत ज़मीन थी। वो बाबा पढ़ाई को बहुत बड़ा महत्व देते थे। तो उन्होंने अपने चारों बेटों को पढ़ाने में बहुत ध्यान दिया। वो नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा जो है ऐसे किसी जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं, मतलब रीवा संभाग में कराटे के बारे में कोई जानता ही नहीं था। जो मेरे पिताजी के सर हैं सुरेंद्र सर, जो पहली बार रीवा में लेके आए, तो पहले स्टूडेंट पापा जी ही बने। वो TRS में साइंस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। तो मतलब उन्होंने तो अपना जीवन लगा दिया, कुछ ना कुछ सोच ही होगी। तो मुझे शुरुआत से ही मिला कि आपको कराटे करना है, अच्छे से करना है। और यहाँ जहाँ तक मेरी मम्मी का बात है, तो मम्मी इतनी हार्ड है कि यदि मैं कभी लूज़ भी पड़ा हूँ, कमजोरी भी दिखाई है, तो मम्मी ने पीछे से बैक सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों में बचपना होता है कि वो नहीं चाहते सीखना, उनका नटखट बदमाशी में मन लगता है। तो यदि मैं पलंग के नीचे घुसा हूँ या कहीं छिपा हुआ हूँ, तो मुझे बता के कि वो सब बेटा वहाँ छुपा हुआ, उसको ले जाओ। तो भले मैं बड़े सर का बेटा हूँ, जो मेरे सीनियर्स थे मुझे वहाँ से ले जाते थे और बड़ा स्ट्रिक्ट पेश आते थे। जैसा आप लोग सोचते हैं पुराना कराटे की पुशअप से टफ क्लंचेस, मारपीट, सब ऐसे पेश आते थे। तो सबकी मतलब थाप से ही मैं आज निखरा हूँ। एक जो मेरे को सवाल आता है सर कि जहाँ हमारे यहाँ मम्मियाँ ऐसी होती हैं, अपने पूरे भारत देश की मैं बात कर रही हूँ, कि हमारे यहाँ मम्मी होती हैं कि बच्चा कहीं से बीमार खा रहा है, मम्मी के पल्लू में आके छिप जाए तो मम्मियाँ बचाती हैं कि गलत हो सही ठीक है, मेरा बेटा है। आपकी मम्मी ने प्रॉपर पल्लू हटाया है, चलो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल कि चलो जाओ कराटे सीखो। बिल्कुल। तो ये मम्मी का रूप कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्लस सपोर्ट था। हाँ, सपोर्ट था। फिर आपने अवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि आप कई गेम्स खेले हैं। तो रियल में मैं कराटे का ही कोर प्लेयर हूँ। ओके। हाँ। मैंने बचपन से कराटे ही खेला। जब मैं कोचिंग लाइन में आया तब तक फिर मुझे लगा कि कराटे के अलावा और चीज़ों में भी अपने को मतलब विशेषज्ञता जरूरी है, क्योंकि कराटे में कुछ लिमिटेशन है। तो हम जूडो में आए, उसमें कुछ लिमिटेशन लगी तो हम कूडो में आए। लेकिन मेरा पूरा जीवन जो है 2018 लास्ट तक मैंने गेम खेला है। तब तक मैं कराटे का ही कोर प्लेयर था और लगभग 93-94 से मैंने स्टार्ट किया प्रॉपर। तो हमेशा कराटे का प्लेयर रहा। मेरी जो उपलब्धियां हैं, बड़ी उपलब्धियां हैं, वो सब कराटे से ही हैं। और
स्टेट, नेशनल, यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल खेला था मैंने, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली थी टर्की इस्तांबुल में, तो वो भी कराटे का ही है। मैं स्पोर्ट्स एकेडमी जो मध्य प्रदेश सरकार चलाती है, मार्शल आर्ट एकेडमी, मैं उसका पहला मेंबर था। जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुई एकेडमी, तो इंडिया के कुछ बहुत टॉप के प्लेयर लिए जा रहे थे, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं वहाँ भी था। गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेती है ऐसे प्लेयर्स को। तो मेरा पूरा खेल लाइफ जो है वो कराटे की रही। हाँ, जब मैं कूडो में घुसा तो मैंने एक आजमाया उसको कि क्या मैं उस काबिल हूँ। तो 18 में मैंने कूडो खेला, फुल कॉन्टैक्ट था, तो मैंने उसमें गोल्ड लिया नेशनल में। हो सकता है मेरे ब्लीडिंग वीडिंग भी हुई, काफ़ी चोट लगी, लेकिन समझ में आया कि हाँ मैं खेल सकता हूँ। तब मैं दूसरे गेम में किया, मैंने जूडो भी किया, लेकिन जो मेरा सबसे पीक्ड है वो कराटे ही है। जूडो, कराटे और साथ ही साथ वुशु और एक वर्ड आप बोल रहे हैं कूडो, इन सब में लगभग सिमिलैरिटीज़ होती हैं। सबसे खराब गेम, खराब मतलब मेरे को कोई भी गेम खराब कहने का अधिकार तो नहीं है, बट सबसे ज़्यादा हर्ट किस गेम में हो सकता है युवा? खतरनाक कौन सा? हर्ट नहीं है, सबकी चॉइस होती है रियल में। गेम कोई खराब नहीं होता है। हाँ। कुछ ना कुछ उसके स्पेसिफिकेशन से, बॉल से कई गेम बनते, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, सब बॉल से गेम खेले जाते हैं। तो वैसे ही रूल्स होते हैं। तो जैसे किसी को कराते जो है, ट्रेडिशनल कराते बहुत हार्ड है। जो हम ट्रेनिंग कराते हैं उसको कई पार्ट में कराते हैं। पहले बेसिक सिखाते हैं, फिर काता सिखाते हैं, इमेजिन करके लड़ना, फिर कुमिते फाइट सिखाते हैं, फिर कंडीशनिंग मजबूत बनाना सिखाते हैं। लेकिन कराते की जो रियल फाइट होती है वो सॉफ्ट होती है। उसमें आपने हिट किया तो आपको वार्निंग मिलेगी, ब्लड उड़ाया तो आपको भगा दिया जाएगा। इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। इसके अलावा यदि और मार्शल आर्ट में जाएंगे, जैसे बॉक्सिंग में जाएंगे या वुशु में जाएंगे या जूडो में जाएंगे, तो उनका अलग टेस्ट है। तो ऐसे सबकी कुछ ना कुछ लिमिट है। बॉक्सिंग में सिर्फ हाथ चलेगा, ताइक्वांडो बेसिकली किक का गेम है, पैरों से है। हाँ, किक। जैसे कि जूडो हो गया, जूडो में आप हिट नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, हाथ पैर से मार नहीं सकते। आप सामने वाले को कुश्ती कर सकते हैं, रेसलिंग करते हैं, इसको जापानी कुश्ती बोलते भी हैं। हाँ। ड्रेस पकड़ के सामने वाले को थ्रो कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, पीठ के बल रोक के रखना, उसको लॉक कर सकते हैं, उसका हाथ टूट जाए, और उसको चोक कर सकते हैं, उसकी विंड पाइप को, सांस नली को रोक लेना। तो जूडो बहुत विकसित गेम है, लेकिन उसमें आप हिटिंग नहीं कर सकते, पंच नहीं मार सकते, पैर नहीं मार सकते। इसी तरह बॉक्सिंग में पंच मार सकते हैं। वुशु जो है एक थोड़ा सा रफ गेम है, मतलब कि फुल कांटेक्ट वाले की, जिसकी रफ टफ बॉडी है, उसको खेलने के लिए अच्छा है। तो सभी गेम का अलग अलग टेस्ट है, उसको पसंद करने वाले अलग अलग हैं। लेकिन जो प्राइमरी छोटा बच्चा जो होता है, जिनके मम्मी पापा चाहते हैं कि हम सेफ़ गेम खेलें, तो कराटे को चॉइस करता है ज़्यादा। अच्छा, हमारे चलन में कराटे वर्ड ज़्यादा होता है, जैसे आपने मुझे अभी करेक्ट किया, कराटे होता है। कराटे क्यों बोला गया अपनी सोसाइटी में? कराटे क्यों नहीं, सही वर्ड क्यों नहीं चला, प्रोनाउंसिएशन? क्या है कि जैपनीज मार्शल आर्ट था, और वहाँ से यहाँ पे आया, और सीधी सी बात है कि सीधे इंग्लिश में, मतलब जैपनीज से आया होगा तो सीधे हिंदी में तो आया नहीं होगा, तो स्पेलिंग कराटे और कराटे की सेम ही होगी। हाँ। और यहाँ का जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन है, तो जूडो कराटा, जूडो कराटा, जूडो कराटे, तो हाँ। मतलब यही सोसाइटी में बच लिया। तो बहुत फ़र्क नहीं है, कराटे कोई बोल दे, हाँ। कोई बहुत फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ। समझ गई। महिलाओं में कराटे का ज़्यादा चलन है पुरुषों की अपेक्षा, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट भी कीजिएगा। महिलाओं में ज़्यादा चलन है, साथ ही साथ इसे सेल्फ डिफेंस से जोड़ा जाता है कि अगर कोई महिला कभी भी फंस जाए, कोई दिक्कत है, तो कराटे सीखना चाहिए उन्हें अपने रक्षा के लिए। ये कितना सच है? ये बिल्कुल सच है। क्या है कि पहले की बात यदि करूँ, पापा जी हमेशा बताते थे कि क्लास में पहली लड़की आने में और उनकी संख्या 5-10 होने में हमको 10 साल लग गए। हाँ। पहले अलग गेम माना जाता था, कहाँ जा रही हो, आपकी शरीर कड़ा हो जाएगा, लड़की हो, लड़की की तरह रहो। हाँ, लड़की ऐसे रहो। हाँ। लेकिन आज का परिवेश ये है कि हमारे क्लास में यदि 150 बच्चे हैं तो उसमें गर्ल्स ज़्यादा है। जी, गर्ल्स और छोटे बच्चे जो हैं हमेशा क्राइम का शिकार होंगे। कभी भी मजबूत आदमी से कोई छेड़छाड़ या चैन स्केचिंग या कुछ नहीं करेगा, हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर समाज में ढूंढा जाता है। कोई लड़की है, जानते मैं उससे ज़बरदस्ती कर सकता हूँ, तो उसी के ऊपर क्राइम होगा, छोटे बच्चों पर क्राइम होगा। इसीलिए लोग सबसे पहले इसको चूज़ करते हैं। सबसे खास बात कराटे में मानता हूँ, इसमें डिफेंस है। और किसी मार्शल आर्ट में डिफेंस को इतनी प्राथमिकता नहीं दी गई है, सिर्फ मारने को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन कराटे जो है, हमारी एक परंपरा होती है कि पहले आत्मरक्षा फिर आक्रमण, पहले डिफेंस फिर अफेंस। हमारी प्री अरेंज फॉर्म ऑफ डिफेंस एंड अफेंस हमारी एक परिभाषा है कि हमको जो सिखाया जाता है काता, उसमें पहले डिफेंस होता है फिर अफेंस होता है। तो जैसे हमको डिफरेंट टाइप के ब्लॉक सिखाए जाते हैं, और मार्शल आर्ट में ब्लॉक नहीं, सिर्फ अटैक सिखाए जाते हैं, रिलीज़ करना,
कैसे कोई पकड़ ले तो कैसे रिलीज़ करेंगे, कैसे उसको लूज़ करेंगे, नर्वस सिस्टम बताए जाते हैं एक लेवल अप होने के बाद। तो इसीलिए सिखाने के मामले में छोटे बच्चों को और गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस के लिए ये बेस्ट आर्ट माना जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट की जो योजनाएं चलती हैं उसमें इनको प्राथमिकता में देते हैं। यदि कोई नहीं मिल रहा है तो कोई भी आर्ट सिखा रहे हैं, गलत नहीं है। बस वो लड़की जो है मारने का जवाब मारने से पहली बार में देगी, या लड़का मारने का मारने से देगा, लेकिन इसमें डिफेंस जो सिखा रहे हैं वो और आर्ट में कम मिलता है। और मुझे लगता है भारतीय परंपरा भी इसी बात को महत्व देती है बिल्कुल कि हम सीधे अटैक का जवाब अटैक से नहीं देते, पहले एक बार भाई थम जाओ, शायद तुम गुस्से में हो आराम से, बिल्कुल, फिर अगर दूसरी बार आए तो फिर तो हमसे बुरा कोई है भी नहीं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। वैसा ही कुछ है। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है सर कि जूडो, कराटे ये सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर फिर भी क्रिकेट, हॉकी भी नहीं कहूँगी, क्रिकेट, अब थोड़ा बहुत कबड्डी, जब से प्रो कबड्डी आ गया, इन सब का चलन ज़्यादा है। क्रिकेट तो खैर बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ। जूडो कराटे की अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा नाम सामने नहीं आते हैं कि जिन्हें आइडियल ले लिया, जैसे विराट कोहली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, ये सब नाम ऐसे हैं जिन्हें बहुत महत्व दिया गया, पर अपने कराटे से कोई ऐसा खिलाड़ी याद नहीं आता, क्यों? कि नहीं, ना सिर्फ कराटे से बल्कि क्रिकेट के आगे इतना ज़्यादा दूसरे गेम होगा कि मैं आपसे पूछूं कि आप 10 ओलंपियन के नाम बताएं। हाँ, तो मुश्किल पड़ जाएगा जी। यदि मेडलिस्ट के नाम पढ़ो तो मुश्किल पड़ जाएगा। हो सकता है नीरज चोपड़ा जी का नाम याद हो। हाँ। लेकिन बाकी मुश्किल है, तो ये थोड़ा सा झेलना पड़ रहा है दुर्व्यवहार। ऐसे हॉकी में भी अपन एशिया कप चैम्पियन थे, जिस दिन न्यूज़ आई हेडलाइंस थी तो एशिया कप चैंपियन की न्यूज़ छोटी थी, और जो इंडिया मैच जीती थी, लीग मैच जीती थी श्रीलंका से बारिश वाला, तो उसकी न्यूज़ बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा उसकी डिस्क्राइब कर रहे थे कि इस क्षण में पानी गिरा, इस ओवर में ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और जबकि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से एशिया कप जीते हॉकी में। तो और गेम थोड़ा झेलना पड़ रहा है, लेकिन जो अभी समय आ रहा है वो स्पोर्ट्स के प्रति आ रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि क्रिकेट में अपन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। 83 वर्ल्ड कप के बाद भी क्रिकेट पॉपुलर हुआ है, उसके पहले क्रिकेट हो सकता था पॉपुलर ना रहा हो। इसी तरह कराटे में जब वर्ल्ड लेवल पर अचीवमेंट आप देने लगेंगे, अभी प्रणय शर्मा जो हैं हमारे देश के ख्याति लब्ध खिलाड़ी हैं, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लिया। ये भारत के लिए पहला गोल्ड था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। WKF सीरीज़ है, जकार्ता इंडोनेशिया में गोल्ड लिया था उन्होंने, वो पहला गोल्ड था। एशियन लेवल पे अपने मेडल पढ़ रहे थे, जब तक आप मेडल नहीं दोगे तब तक नाम नहीं होगा। एथलेटिक्स इवेंट भारत के सबसे वीक थे। हाँ। लेकिन नीरज चोपड़ा जी के गोल्ड मेडल देने के बाद आज खेलो MP यूथ गेम्स कल था, तो उसमें भी 45-46 मीटर फेंकने वाले यहाँ पे हैं। सतना में तो ऐसे प्लेयर हैं जो मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये है कि जब तक कोई एक नहीं निकलेगा, हीरा नहीं निकलेगा, तब उसके फॉलोअर नहीं बनेंगे। वो हीरा कौन निकल रहा है, उसके फॉलोअर कौन बन रहा है। और कराटे में ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार की यदि आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की लिस्ट देखेंगे तो बहुत सारे प्लेयर्स ने एकलव्य अवार्ड लिए हैं, विक्रम अवार्ड लिए हैं, विश्वामित्र अवार्ड लिए हैं, और सतना की बच्ची हमारी स्टूडेंट गार्गी ने एकलव्य अवार्ड लिया है। तो मतलब बराबर नाम है। मैं सतना की जहाँ तक बात करूँ, सतना ज़िले की जहाँ तक बात करूँ, सतना ज़िले में अधिकृत प्लेयर है जो अंतर्राष्ट्रीय खेले हैं, उसमें कराटे के प्लेयरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अधिकृत प्लेयर क्या टूर्नामेंट जो अधिकृत जो इंडिया टीम बनती है उस तरह खेलने वालों की सबसे ज़्यादा यदि कोई गेम खेला है तो वो कराटे के प्लेयर ही खेले हैं। तो यही है। अगर कोई खिलाड़ी कराटे साइड जाना चाहता है तो सबसे ज़रूरी बात जो उसे ध्यान रख के कराटे में आना चाहिए वो क्या होगी? देखिए, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। खासकर जो एज ग्रुप आजकल कराटे के लिए हो गया है, तो सभी पेरेंट्स बच्ची पैदा हुई नहीं, या मतलब लोग पहले सोच लेते हैं कि हमारी बच्ची होगी, बच्चा होगा तो उसको कराटे सिखाएंगे। जो मेरे फ्रेंड, बिल्कुल बिल्कुल है, मेरे फ्रेंड्स जो हैं, मेरे जो साथी हैं, तो बोलते हैं कि मेरा बच्चा 2 साल का हो गया है, 2.5 साल का हो गया, भेजने वाला हूँ आपके पास। तो मतलब अब हमारे क्लास में सेकंड जनरेशन तो कम से कम पापा जी से सीखते थे, उनके बच्चे जो सीखते हैं वो तो कम से कम 50 बच्चे होंगे जो डिफरेंट क्लास में सीख रहे हैं। और थर्ड जनरेशन तक आने लगी है। मतलब इसका क्रेज जो है बढ़ रहा है, ज़बरदस्त है, मतलब बहुत बढ़ ही रहा है। और इसके लिए आप सिर्फ आओगे, हम आपको डिसिप्लिन में ढालेंगे। यदि डिसिप्लिन में आप आ गए, आपको गेम बहुत पसंद आएगा, आप छोड़ नहीं पाओगे। यदि आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो आप 1-2 दिन 4 दिन में आप बाहर निकल जाओगे। अनुशासन जिन्हें पसंद है वही कराते करें। मतलब कराते आपको अनुशासन में ढाल देगा। कई पेरेंट्स भी इसलिए लेके आते हैं कि हमारे बच्चे का डिसिप्लिन में आ जाए, और वो होता भी है, वो उसका बहुत रिजल्ट भी मिलता है। बिल्कुल। एक और सवाल करना चाहूँगी सर कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि कराटे, जूडो, ये जो भी चीज़ें हैं,
नेशनल खेलने के लिए या डिवीज़न खेलने के लिए किया जाता है, खुद के फिट रहने में ये कितना योगदान देता होगा? किसी भी खेल में मैं बोलता हूँ, ना सिर्फ कराटे में, किसी भी खेल में सबसे पहला तो फिजिकल फिटनेस ही फ़ायदा है। चाहे आप हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, कबड्डी खेलो, कोई भी आउटडोर गेम खेल रहे हो आप तो या फिर इंडोर गेम जिसमें हाथ पैर चलते हैं, तो सबसे पहला फ़ायदा उसका फिजिकल फिटनेस ही है। यदि आपकी बॉडी फिट नहीं होगी तो आप गेम अच्छा नहीं खेल पाओगे। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ज़बरदस्त स्पीड, एजिलिटी मतलब चपलता होनी चाहिए, आपके अंदर एंडोरेंस, लंबे समय तक उसको खींचने की प्रवृत्ति होगी, आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो यदि किसी भी गेम में, सिर्फ ना सिर्फ कराटे में, ये आपकी बेसिक एबिलिटी होनी चाहिए इस बॉडी की, तो फिजिकल फिटनेस यदि आपके अंदर नहीं है आप कोई भी गेम नहीं खेल सकते। मतलब आपको सेकंड थर्ड पायदान के बाद दिक्कत होने लगेगी। हो सकता है सपना अभी अपना क्षेत्र जो है पंजाब हरियाणा नहीं है, बिल्कुल, तो यहाँ पे हो सकता है कि लिस्ट खाली जा रही हो या 2 बच्चे 4 बच्चे हों तो आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जहाँ भी आपका कंप्यूटर फंसेगा तो फिजिकल फिटनेस फर्स्ट क्राइटेरिया होगी आपके विन के लिए। सेकेंड स्किल तो सेकेंडरी है। कई बार मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, इसलिए मैं बोल पाऊँगी कि कई बार बच्चा डिवीज़न तक तो पहुँच जाता है, डिवीज़न भी कई जगह कंपटीशन नहीं है तो डिवीज़न भी निकल गया, स्टेट पहुँचते ही आपको कंपटीशन मिल जाएगा ढंग का, फिर आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही बोल रही हैं। तो बच्चा अगर अनुशासन में है और वो हर दिन प्रैक्टिस करता है बट सही कोच नहीं मिला, तब क्या करे वो, और वो कैसे जाने कि ये कोच मेरे लिए बेस्ट है? देखिए, जहाँ तक कोच की बात है, मैं सतना का परिवेश देखता हूँ। सतना में ऐसे ऐसे बच्चे हैं क्योंकि वो सरल रास्ता अपनाते हैं। हाँ। वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते और खेलों का चुनाव भी ऐसे खेलों का चुनाव करते हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रसार अभी नहीं है। हाँ। वो ऐसे खेलों का चुनाव कम करते इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, तो वो इतने फिजिकल फिट होते नहीं हैं, उनको सरलता से सरल रास्ता मिल जाता है। और जब वो स्टेट पहुँचते हैं तो स्टेट में 10 संभाग हो जाते हैं और आपका मालवा और क्षेत्र जो है जहाँ पे उनका प्रसार है, तो पहला ही राउंड उनको हारना पड़ जाता है। और जो गेम का चुनाव सही तरीके से करते हैं तो उनको ये दिक्कत नहीं जाती है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक कोच की बात है, मुझे लगता है शुरुआत करने के लिए कोई भी कोच, मेरे पिताजी कहते थे कि आज का समाज जो है जहाँ पे लोग कितना भी अपराध कर रहे हैं पैसों के लिए, तो कोई स्पोर्ट्स का खिलाड़ी, स्पोर्ट्स का कोच जो है कम से कम लोगों को योग व्यायाम कराएगा, आधा 1 घंटा दौड़ाएगा, कुदाएगा, एक्सरसाइज कराएगा, तो औरों से तो बेटर है ना। और जब आदमी निखरने लगता है ना, उसका रास्ता अपने आप, नहीं बोलते नदी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है, पहाड़ों को काटेगी और समुद्र तक पहुंच जाएगी। तो यदि आप अच्छे प्लेयर हो तो आपको अपने कोच का सम्मान, प्राइमरी कोच का सम्मान हमेशा करना चाहिए। कभी कोच को गलत नहीं बोलना चाहिए, उसकी इज्जत करिए, सम्मान कर, तभी आगे बढ़ पाओगे। और उसके बाद आपको और बेटर कोच मिल गया तो आप उसके पास जाइए। जैसे विराट कोहली के कोच रवि शास्त्री थोड़ी होंगे, उन्होंने शुरुआत तो कहीं और से की, सचिन ने आचरेकर जी से शुरुआत की। तो शुरुआत आप कहीं से करिए, यदि आप में टैलेंट है तो आप रास्ता ढूंढ के वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आपको पहुँचना होगा। और एक सवाल एक महिला होने के नाते करूँगी सर, क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों को जानती हूँ और मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे जुड़ी हूँ कि मैंने उन्हें भेजा है कि जाओ तुम खेलो, मैं तुम्हारी पढ़ाई देखती हूँ, तुम जाओ। मैंने ऐसी ऐसी बच्चियों को भेजा है, पर उनके साथ बदतमीजियाँ हुई कोच के द्वारा, सतना में ही। ये मतलब नाम नहीं ले सकती, ऑन कैमरा हूँ इसलिए शायद, पर मैं नाम भी जानती हूँ। सतना में ये कितना है? देखिए, ये ना सिर्फ खेल में बल्कि हर फील्ड में ये चीज़ें कहीं ना कहीं लाई करती हैं, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। और स्पोर्ट्स में काफ़ी हद तक है। जैसे आपने रेसलिंग वाला एग्जांपल देखा, देश में इतना हंगामा मचा। हाँ, वो हंगामा है ही जी। लेकिन उससे कैसे बच सकते हैं, कोच का चुनाव कैसे कर सकते हैं? क्या कि मुझे लगता है सिलेक्शन नहीं होने देते, फिर इस लेवल तक का होता है सर, कॉलेज लेवल पे हो रहा है ये। मतलब ऐसे ऐसे कोच हैं कि एक गंदे से शब्द यूज़ किए गए, मैं अब आपके सामने नहीं बोलना चाहूँगी, वो लड़की बड़ी है, बीकॉम की बच्चियां हैं, उनके साथ ही होता है कि आप हमारे साथ ऐसा ऐसा करो, अदरवाइज आपका पूरे सतना के किसी टीम से आपका नाम नहीं जाने दूंगा। और नहीं गया वो लड़की, स्पोर्ट्स छोड़ के, कबड्डी की बहुत अच्छी प्लेयर थी सर, आज ब्यूटिशियन बन गई वो, अब ब्यूटी पार्लर में काम करती है। ऐसे ऐसे मैंने इंसिडेंट देखे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही कैसे हो, और अगर कोई कंप्लेंट करना भी चाहता है तो कहाँ करे? देखिए, कंप्लेन करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे महिला बाल विकास में जो अपना महिला बाल कल्याण समिति है, और नंबर दे के रखती है, राधा मिश्रा मैम अभी प्रेजेंट में हैं। हाँ। बहुत सारी जगह हैं, लेकिन मुझे एज ए स्पोर्ट्समैन होने के कारण बड़ा बेकार लग रहा है इस चीज़ कि ये है। खुद माफी चाहूँगी कि मेरे को ये बोलना पड़ा। लेकिन हाँ, जब आप बोल रही हैं तो आपका एक्सपीरियंस होगा, और जब चीज़ें हो रही हैं तब
तभी समाज में तभी देख रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे कोचों को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल जो गलत करता है, हो सकता है कि 2-4 दिन ऐश कर ले, गलत कर ले, लेकिन जब पकड़ा जाएगा तो वो अपनी नौकरी से हाथ जो बैठेगा और चीज़ों से जाएगा। और कितना बुरा लगता है कि कोई लड़की कहाँ से आ रही है, गांव से आ रही है, कहाँ तक बढ़ी है। और सर सबसे अजीब बात ये है कि वो स्टेमिना मेंटेन करने के लिए सुबह बासी रोटी खा के आती थी। नागौर साइड की बच्ची थी वो, आज भी मेरे टच में है। अब तो हो गया, खैर ब्यूटी पार्लर करती है तो वो अपना डालती है। पहले वो सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने जाती थी ताकि स्टेमिना मेंटेन कर सके, और उसके पापा ने कुछ गिरवी रख के उसको भेजा था बालाघाट स्टेट खेलने के लिए। उसके घर की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, और मैं 7-8 बजे उसको छोड़ने भी गई थी। इसलिए मुझे याद है कि उनके पापा ने कहा था कि मैम मैं अपनी बिटिया को हमेशा खिलाना चाहता हूँ, वो खूब खेले। तो कई बार परिवार से सपोर्ट मिलता है, लेकिन गलत कोच या गलत लोग जो हमारे आसपास हैं सिलेक्शन में, उनके कारण दिक्कत होती है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हार मान जाना यही स्पोर्ट्स है। हम ही लोग खेलते थे तो कई बार ऐसा होता था कि एक साल में एक टूर्नामेंट पहले होता था। हाँ। एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल। आज तो बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं। वॉलीबॉल, क्रिकेट, जैसे हर गली मोहल्ले में कराते टूर्नामेंट भी होते हैं। साल भर की मेहनत लेके जब आदमी जाता था, हालांकि माना जाता है कि इंडिविजुअल खेलों में गलत नहीं होता है। हाँ, वो दिखता है, सामने दिखता है। उसके बाद भी गलत हो गया है तो हमें हार मान के बैठ जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहला तो स्पोर्ट्स का यही फ़ायदा है कि हार के भी जीतना सिखाता है। तो हमको क्या है कि थोड़ा सा दूसरे कोच, तीसरे कोच, चौथे कोच कोई तो मिलेगा। अपने रीवा संभाग की कबड्डी बहुत अच्छी है। हाँ सर, डिग्री कॉलेज की लड़कियां बड़ी अच्छी हैं। तभी खेलो एमपी यूथ गेम्स का जो स्टेट मिला है मेजबानी करने को, रीवा को मिला है। अच्छा। रीवा मेजबानी कर रहा है उसकी, तो कहीं ना कहीं कबड्डी अपनी अच्छी है। तो हर आदमी गंदा नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल। तो हो सकता है कि उनको वो पसंद ना आए, तो आप एकेडमी के थ्रू एंट्री मारो, कैसे भी एंट्री मारो। मैं बहुत अच्छे कबड्डी कोचों को जानता हूँ। आप कबड्डी संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बराज जी से आके मिलो, उनसे अपनी समस्याएँ शेयर करो। और आप जब तक आपने शेयर किया तो यही बात है। कोई सतना की जनप्रतिनिधि हैं, कोई लेडी हैं, कोई कैसे हैं, बोल्ड होना पड़ेगा। क्या है कि स्पोर्ट्स बोल्डनेस सिखाता है। कोई लड़की अपने लिए बोल्ड नहीं है तो अब वो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा नहीं कर सकती। आप एज ए स्पोर्ट टीचर बनोगी, यही ना लाइफ है। पहले आप सीखोगी, करोगी, फिर एज ए कोच बनोगी, कुछ करोगी। तो यदि बोल्डनेस नहीं तो कैसे आप स्कूल के बाद कॉलेज के बच्चों को संभालोगे। और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स अपने आप आपकी पर्सनालिटी में बोल्डनेस ला ही देता है। बिल्कुल ला देता है। मतलब बॉडी लैंग्वेज ऐसे चेंज होती है लड़कियों की कि लगता है कि यही वही लड़की है क्या। तो गर्ल्स कॉलेज में 2008 से कराते चल रहा है, और लड़कियों में इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है कि आज सतना की 8-10 रेपुटेड स्कूल जिनका नाम आप उंगलियों में गिन सके, वहाँ पे हमारे एकेडमी की लड़कियाँ जो हैं, जो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, उन्होंने BPEd करके वहाँ पे एज ए स्पोर्ट टीचर जॉब कर रही हैं, और बड़ा बोल्डली जॉब कर रही है। बिरला बाल विकास में, बिरला प्रेमबदा बिरला में श्रद्धा सिंह कर रही हैं, तो जयपुरिया स्कूल में साजदा कर रही हैं। 3-4 स्कूलें गवर्नमेंट की जो हैं गेस्ट फैकल्टी में रश्मि पाठक कर रही हैं, सोनिका कुशवाहा कर रही हैं। मतलब कई अलग अलग जगह पे अलग लड़कियां कर रही हैं। बोल्ड है तब ना ऐसी स्कूलों को संभाल रही हैं। 12th तक फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रही हैं। 11-12 का जो हार्मोन रहता है उतना हाई रहता है, उस सिचुएशन में जाके एक लेडी डील कर रही है उनको, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं नहीं जानता उनकी सिचुएशन कैसी थी, लेकिन थोड़ा सा उनको भी और एफर्ट लगाना चाहिए था। हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि दिक्कतें तो हर फील्ड में आती हैं। मुझे लगता है टीचिंग लाइन में तो बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, हर सेक्टर पे है। वैसे कहा जाए एक पर्टिकुलर एक जगह को बोलना गलत होगा। आपने बात की कि लड़कियां कंटिन्यूअस बढ़ रही हैं, और साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर में फिजिकल एजुकेशन को जोड़ा जा रहा है। बचपन से ही एक, मैं जितना समझती हूँ अपने एरिया में, खासकर मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूँ, कि एक प्री मेंटल इशू होता है पेरेंट्स को, कि पैदा होते ही दिमाग में होता है कि इसको ये कराऊंगा, इंजीनियरिंग कराऊंगा, फिर डॉक्टर बनेगा या CA बनेगा, फिक्स है उनका। बड़े होते होते हमें समझ में आता है कि अच्छा सारा प्रेशर हमारे ऊपर तैयार खड़ा है। तो ये अभी भी है, आप फील करते हैं, क्योंकि आप कई छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। तो अभी भी ऐसा है, बच्चे का मन नहीं है कराटे सीखने का, उसका मन है डांस करने का, पर पेरेंट्स की जिद है कि कराटे ही सीखो। तो ऐसा होता है कि नहीं होता? देखिए, जो ऐसे फैमिली जो मिडिल क्लास से ऊपर उठ चुकी हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, मैं देखता हूँ, मैं कई बड़े स्कूलों में जाता हूँ तो बड़े लोग टच में रहते हैं। तो जो मिडिल क्लास से ऊपर उठ चुकी हैं, उनके पास अच्छी इनकम है, अच्छा, तो वो समझ चुके हैं, क्योंकि उनके दिमाग में आ चुका है कि सिर्फ पढ़ाई बस नहीं है। नहीं तो जब अचीव नहीं होती, जो गोल आपने लिया वो अचीव नहीं होता, तो लोग सुसाइड तक में चले जाते हैं, गलत कदम उठाते हैं। तो वो चाहते हैं कि बेटा जो तुमको जो करना मैं उसमें सपोर्ट करूँगा।
और ये बात भी है कि पढ़ाई तो मजबूरी होती है कि आप पैदा हुए हो तो 4-5 साल में स्कूल जाओगे, पढ़ने का मन किसका करता है। पढ़ाई तो मजबूरी नहीं, उसके अलावा जो हॉबी एक्टिविटी है आप किसी के ऊपर लाद नहीं सकते। यदि किसी कबड्डी खेलने में मन नहीं लगता है तो आप उसको 4-6 महीने तक खींच सकते हो, आप उसके ऊपर लाद नहीं सकते कि वो करना ही करना है। हो सकता है उसका इंटरेस्ट जनरेट हो, अलग बात है। इसी तरह आप जैसे बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स लादा जा सकता है, स्पोर्ट लादा नहीं जा सकता। स्पोर्ट्स आप 1-2 महीने 4 महीने तक खींच सकते हो कि मेरा बच्चा ऐसा कर ले, नहीं तो बच्चा अपने आप खुद से उसको चूज़ कर लेता है, नहीं चूज़ करता। तो हम चाहते हैं, मतलब मेरी भी इच्छा रहती है कि जो पेरेंट्स जो हैं इतना अवेयर रहें कि आजकल आपसे मैं बोलूँ कि 10 वैज्ञानिकों के नाम बता दीजिए, एक वैज्ञानिक का नाम बता दीजिए तो मुश्किल पड़ जाएगा। मैं आपको 10 स्पोर्ट्समैन का नाम बोलूँ, यदि मैं बोलूँ कोलकाता नाइट राइडर्स के 5 प्लेयर बता तो आप बता लेंगी। तो मैं स्कूलों में जब कराटे का इंट्रो देने जाता हूँ तो मैं बच्चों से एक सवाल करता हूँ, 3rd-4th के बच्चों से, कि आप इस टीम के मुंबई इंडियंस के 5 प्लेयर के नाम बताइए, तो बच्चा तुरंत बताता है। 4th-5th क्लास का बच्चा बताता है? अरे बहुत क्रिकेट देखते बच्चे, इंटरेस्ट तो रहता ही है, IPL देखते थोड़ा सा हैं। बच्चों के टच में नहीं हूँ सर, और मुझे बच्चों का ही टच मिलता है। हाँ, और जब उनसे बात करते हैं कि बेटा कोई साइंटिस्ट बता दो, तो वो वही लेंगे कि वो 1928 में सीवी रमन ने जीता था नोबेल, तो उनका नाम लेंगे, APJ अब्दुल कलाम तक जाएंगे। और यदि बहुत नहीं बढ़ पाते, तो कहने का मतलब ये कि आप किसी भी फील्ड में आप बहुत ऊपर तक जाते हो तो आपका नाम होता है। खासकर स्पोर्ट्स तो सब लाइक करते हैं, स्पोर्ट्स और बॉलीवुड भी उतना नहीं। स्पोर्ट्स मतलब यदि आप स्पोर्ट्स में ग्लैमराइज हो, आपको लोग जानते हैं, तो उसेन बोल्ट की रेस देखने के लिए कितना करते हैं लोग, उसको कितना पसंद करते हैं, कितना चाहते हैं, आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते स्पोर्ट्स में कितना क्रेज और कितना ग्लैमर है। तो मतलब ये जो चूज़ करने की परंपरा है, तो लोगों को सुधार लेनी चाहिए कि हम बच्चों के ऊपर थोपे ना वो चीज़। और स्पोर्ट्स बोला जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो यदि बच्चा फिजिकली फिट होगा, अच्छा स्पोर्ट्स करेगा, प्लस खेल भी करे, पढ़ाई भी करेगा, ऐसा नहीं मैं पढ़ाई मस्ट है, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम इतनी पढ़ाई कर रहा है कि एवरेज है, वो स्पोर्ट्स में नहीं। और मैं अच्छी बात बताऊं कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं उनकी पढ़ाई भी अच्छी होती है। हाँ। अभी हमारे क्लास में पिछले साल की बात है, एक वैभवी मिश्रा करके बच्ची है, वो 10th CBSE में पूरे सतना जिले में टॉप की, 96.2 या 4% थे उसके। वो स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट है। स्कूल गेम्स का सरकारी वाला जो गेम होता है जिसमें मतलब अच्छी कंपटीशन रहता है, स्कूल गेम्स की वो स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट है। और उसकी योगा फ्लेक्सिबिलिटी, आप डांस करवा लीजिए, मल्टीपर्पज़ डिबेट करा लीजिए उससे, स्कूल में क्राइज ज्योतिंग पढ़ती है, वो सब में बेटर है। तो जो बच्चे दिमाग से तेज होते हैं तो खेल में भी दिमाग लगता है, बहुत ज़बरदस्त दिमाग लगता है। दिमाग से मतलब मैं कई बार अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, हमारे यहाँ भी होता था, गेम्स काफ़ी होते हैं, तो मैं कई बार जब मैं कोच होती थी या मैं समझा रही होती थी तो मैं हमेशा एक लाइन बोलती थी कि हर गेम ताकत का नहीं होता है और हर दिन तुम्हारा नहीं होगा। तो ये दिमाग में फीड करके चलना चाहिए कि हमेशा तुम ताकत से नहीं, कई बार तुम्हें पीछे होना है ताकि सामने को लगे कि हाँ हार गए हैं, फिर अब बाउंस बैक करो। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। ये चीज़ें होती हैं कि स्पोर्ट्स मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पर्सन ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। हाँ, ये थे। आप ध्यान की बात करें, जैसे कि लोग बोलते हैं कि आध्यात्म करते हैं, लोग ध्यान करते हैं। यदि कबड्डी का एक जो कैच करने वाला प्लेयर है लास्ट में खड़ा है, वो उसका पैर कैच करना है, उसका जो कंसंट्रेशन 30 सेकंड बनेगा रेड में, उतना कंसंट्रेशन आप कितना भी आध्यात्मिक चेतना कर लो, कुछ भी कर लो, सर वो 2 मिली सेकेंड में उसको पकड़ना है, कैच कर लेते, तो उसका कंसंट्रेशन पैर में, रेडर का वही कंसंट्रेशन कि वो पकड़ ना पाए। स्पोर्ट्स जो है जबरदस्त कंसंट्रेशन मानता, बिना कंसंट्रेशन के आप कर ही नहीं सकते। तो वो कंसंट्रेशन पढ़ाई में लग गया या दुनिया किसी फील्ड में लग गया, सेम कंसंट्रेशन, तो वो जो आप 2-4 घंटे में कर पा रहे हो वो 10-15-20 मिनट में कर दे, आधे घंटे में कर दे, तो ये उसका ज़बरदस्त हो जाता है। बिल्कुल। एक एजेड इंसान, अगर मैं कह रही हूँ कि किसी ने कोई आपका इंटरव्यू देख रहा है और वो अब चाहता है कि कराटे स्टार्ट करे, मतलब उसकी एज निकल चुकी है और वो बेसिक सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती है, कोई महिला सीखना चाहती है, तो क्या वो स्टार्ट कर सकती है? और स्टार्ट अगर करती है तो कितना कठिन होगा उसके लिए? सबसे अच्छी बात कराते में दूसरी ये भी है कि कराटे कभी भी स्टार्ट किया सकता है। अच्छा। आपके हाथ पैर चलने चाहिए। जैसे जूडो सिखाने के लिए प्राइमरी हो गया कि आपको काफ़ी थिकनेस वाली मैट चाहिए, गद्दे चाहिए। और कोई गेम हो सकता है इसमें पैर चलाना, तो पैर नहीं उठते, अब बुजुर्ग हो गए हैं। लेकिन जहाँ तक कराटे की बात है, कराटे में आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप छोटे से लेकर बड़े तक। मैं अभी बताऊं, मेरे पास सबसे सीनियर जो लेडी हैं वो डॉक्टर रूपाली दुबे, ये केमिस्ट्री की हैं और रामाकृष्णा कॉलेज में 20-25 साल से का वाइस प्रिंसिपल तक थी, इसमें ट्रांसफ़र भोपाल में ले लिया है। वो हमारी सीनियर स्टूडेंट हैं।
और बच्चों के साथ ट्रेनिंग करती हैं, अभी भी ऑनलाइन टच में रहती हैं। जब हम लोग का कोरोना का दौर था उन्होंने 3 साल लगा, 2 साल क्लास ली, भोपाल जाने के बाद क्लास ली। अभी अपने परफॉर्मेंसेस भेजती हैं कि सर मैं गाता, मुझे याद है मैं कैसा कर रही हूँ। एक महेंद्र सर हैं जिनकी उम्र 60 के आसपास है, वो करते हैं। और अच्छी बात यह है कि एक स्कूल चलाते हैं नई बस्ती में, उनका परफॉर्मेंस जो है लड़कों से बेटर है। तो किसी भी एज में किया जा सकता, हो सकता है इतनी चपलता ना हो कि वो स्पोर्ट्स कर सके, लेकिन बताया सबको पहले बताया कि 2 चीज़ें होती, एक ट्रेडिशनल कराते, परंपरागत कराते, एक होता है स्पोर्ट्स कराते। स्पोर्ट्स कराते हो सकता है वो ना कर सके, लेकिन परंपरागत कराते वो हमेशा कर सकता है। मेरे फादर जो हैं मतलब उनको किडनी का प्रॉब्लम था, वो लगभग 10 साल किडनी प्रॉब्लम से जूझे, लेकिन वो डेली काता करते थे। मतलब मैं उतना नहीं करता हूँ, लेकिन वो काता वर्ड जो है मूविंग मेडिटेशन पापा इसको बोलते थे। मूव करते मेडिटेशन, आप इमेजिन कर रहे हो कि बगल में हटा, उसको डिफेंस किया, फिर ये किया, फिर वो किया। तो आपकी हजारों टेक्निक्स में छुपा दी मास्टर्स ने एक ऐसा बनाया कि जितना शोध करो से लोग पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते उससे निकालते चीज़ें हैं। तो वैसे ही है कि आप काता सीख गए हो तो कहीं ऐसे अटैक मिल रहे हैं, कहीं ऐसे मारना है, कहीं इससे मारना है, कहीं रिलीज़ करने की बहुत डिफरेंट टेक्निक है जो आपने सोची ही नहीं थी। और आपने खुद ही इन्वेंट कर दी, मतलब वो काता में डली हुई हैं इन्वेंशन करके। और जो उसमें साधना करेगा, जो लगातार रिहर्सल करेगा तो मूवी मेडिटेशन भी हो गया, उसको करने से आपका योग व्यायाम भी हो गया। आप कुछ नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ फोकस हो कि ये बगल में कोई आया, ये किए, इमेजिनेशन। और मतलब बोलते भी हैं कि आप रियलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन सोचो कि सही में कोई बगल में आ रहा है तो उस तरह परफॉर्म करो, और टेक्निक को समझ के करो। और प्लस आपका योग व्यायाम तो हो ही रहा है, आधे घंटे पौन घंटे जो भी दे रहे हो, तो आप किसी भी एज में कराते कर सकते हो। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। अपनी कोचिंग अकादमी के बारे में थोड़ा सा बताएं, और ये कहाँ पे है, अगर कोई आना चाहे तो कैसे पहुँचे, थोड़ा सा बता दें। ये हमारी कोचिंग अकादमी का नाम है RPS मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस अकेडमी। ये पिताजी के नाम से ही है, उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी 86 में। तो उसकी जो मेन ब्रांच है वो संडे एकेडमी स्कूल भरौत नगर में है, और इसकी और ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि की ऑफ लाइफ नाम से धवारी में, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक कन्या धवारी जिसको अपन बोलते हैं, तो जस्ट पीछे है। और एक क्लब हमारा शेरगंज में है, एक क्लब हमारा बिरला कॉलोनी के अंदर चलता है। ये और भी क्लब हैं छोटे छोटे, लेकिन उतने कंटिन्यू नहीं रहते हैं, समर पे चालू हुए कुछ, लेकिन ये 4 क्लब जो हैं ये हमारे रेगुलर चलते हैं। और प्लस हमारे यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब तो गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान दे रही है, तो 9 से लेकर 12 तक के स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों की संख्या 100 से ज़्यादा है। ऐसे 72 स्कूल्स को चिन्हित की है, उनको सैलरी गवर्नमेंट देती है, आप सिखाओ। और पिछले साल से मिडिल स्कूलों के लिए भी ऐसा योजना आ गई है कि लड़कियों को 3 महीने सिखाओ। कितना हो पा रहा है वो दूसरा विषय है, लेकिन गवर्नमेंट भी इसमें चिंता कर रही है। और हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो पूरे भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हम जगह जगह जाएं और वहाँ पे ट्रेनिंग दे पाएँ। तो इतनी सारी ब्रांचेज ओपन है, हर जगह आप तो अवेलेबल हो नहीं पाते होंगे, तो आपकी पूरी टीम काम कर रही होगी। क्या होता है कि पढ़ाई होती तो पढ़ाते बुक वही होती है, पढ़ाते अलग अलग, लेकिन सब यहाँ तो और एक और चीज़ भी सेम है कि सिखाने वाला भी सेम ही था। सतना में पहले व्यक्ति वो थे, उन्हीं का नॉलेज जा रहा है या फिर मेरा नॉलेज जा रहा है। हाँ, नहीं तो अब जैसे जो सिखा रहे हैं तो वो मेरे स्टूडेंट हो गए, तो कोर नॉलेज तो यहीं से लेके जा रहे हैं। और वीकली मैं पहुँच गया, मंथ में मैं पहुँच गया, एग्ज़ाम लेने मैं जाता ही हूँ, तो एग्ज़ाम लेने गया तो पॉलिश किया, यहाँ कमी है, यहाँ अच्छाइयाँ हैं, तो लगातार सुपरविजन में तो रखना ही पड़ता है। और अच्छी बात है कि वही नॉलेज जा रहा है, और जो ट्रेनर हैं, जो सिखाने वाले हैं, वो लगातार ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है जब तक डेली पॉलिश नहीं करोगे तब तक वो ख़राब होती जाएगी। तो हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो, वीक में बनाए रेगुलरिटी या मंथ में बनाए रेगुलरिटी, 2-4 घंटे के लिए मिले। और हम भी रेगुलरिटी बनाते हैं कि उन क्लासेस में लगातार पहुँचते रहते हैं। प्रैक्टिस में है? हाँ, मेरे हाथ पर बराबर चलेंगे। आप अभी भी प्रैक्टिस करते हैं? मेरा मीन्स ये था। मैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं गेम नहीं खेल रहा। हाँ, लेकिन जब सिखाते हैं बच्चों को तो बच्चे चाहते हैं कि हमारा कोच जो हमसे बेहतर करे, करके दिखाए वो कितना अच्छा। हाँ, कई बार ऐसा होता होगा सर कि बच्चे आपको चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है क्लास में कि कई बार ऐसा हुआ है। एक बार हमारे क्लास में वॉलीबॉल का लड़का आया, वो 6, 6.5, 6.25 फीट हाइट का था, क्या पर्सनालिटी थी उसकी। वो आया तो वो क्रॉस चेक कर रहा था, क्लास में छोटे छोटे बच्चे थे, तो उसको लगा कि यही कराते, बच्चों के लिए कराते, लड़कियों के लिए कराते, हम लोग क्या करेंगे, हमको कौन करवाएगा। तो उनको एहसास कराना पड़ता है कि ये जो आर्ट है, जैसे स्केचिंग है, छोटा बच्चा भी आपसे अच्छी स्केचिंग है, उसकी आर्ट है, आपसे अच्छा गा सकता है, तो ये भी एक आर्ट है
जब कमज़ोर मजबूत को मार लेगा, लड़की लड़के को मार लेगी, तब ये मार्शल आर्ट कहलाएगा। नहीं तो मजबूत तो वैसे कमज़ोर को मारता है। हाँ। तो यदि मैं आपसे देखने सुनने में कमज़ोर दिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एहसास करा दिया कि ये मेरा तोड़ सकता था, मुझे पटक सकता था, मुझे ऐसा कर सकता था, तो कभी कभी लोगों को फील कराना पड़ता है। पापा जी बहुत देसी वर्ड यूज़ करते थे कि लतखोर विद्या है, मतलब अच्छा, इसमें इसको जितना कहा मार खाओगे आप ओके। उतना आप ट्रेंड होते जाओगे। तो हम लोग कई बार टूटे फूटे हैं, ब्लडिंग हुई, ये हुआ है, मतलब बहुत आम सी बात है ब्लडिंग होना या कुछ भी करना, टूटना फूटना। क्योंकि आप जब बड़े लेवल तक जाते हो तो भले सॉफ्ट कराते हैं, लेकिन बराबर चोट पड़ती लगती है है। ढंग से। यहाँ सिखाने के लिए छोटे बच्चों को हम पैम्पर करके ऊपर तक ले जाते हैं, लेकिन जब स्टेट नेशनल जाएगा तो किसी का भी हाथ डैमेज होगा, कुछ पैर डैमेज होगा, तो एक लेवल ऊपर जाके हम उसी तरह हो जाते हैं। कई बार बहुत एग्रेसिव बच्चे हो जाते हैं, 15-16 साल की एज ऐसी होती है कि एग्रेसिव होना लाजिमी है। तब ऐसे मैटर पे, क्योंकि वो सिखा तो रहे हैं पर उसने मुझे मार दिया, अब मैं बताता हूँ, ऐसा कोई सीन आपके कोचिंग में या आपने कभी फेस किया हो कि फिर बैठा के समझाना पड़ा हो कि बेटा आराम से, कुछ ऐसा? नहीं, होता है। हाँ। वैसे हम लोग का जो सीन रहता है ना, तो सबसे पहले बच्चे को 1 महीना 2 महीना तो हम सिर्फ एयर प्रैक्टिस कराते हैं। एयर प्रैक्टिस? हवा में, जैसे पंच किया तो हवा में किया, ब्लॉक किया तो हवा में किया। कुछ ऐसा करके। हाँ, सबसे पहले हम एयर प्रैक्टिस कराते हैं। ओके। उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं पैड में, टारगेट पैड में देते हैं। तो टारगेट पैड दिया तो कहीं पंचिंग बैग दे दिया, सिलेंडर दे दिया, या कुछ टारगेट दे दिया, पंचिंग हैंड दे दिया, टारगेट पैड दे दिया। फिर धीरे से कन्वर्ट करते हैं प्री अरेंज में, कि हम दोनों सामने खड़े हैं, पहले आप किक मारोगे फिर वो किक मारेगा, कि सही जगह पड़े। कई बार बच्चों को लगता है कि हम बहुत अच्छा मार रहे हैं, मारेंगे यहाँ लग जाएगी, यहाँ मारेंगे यहाँ लग जाएगी ग्रोइंग में, तो उनको इमेजिनेशन उतना नहीं हो पाता। तो हाथ पैर सेट होने के लिए कि जहाँ चाहते हो, जैसे चाहते हो, जितना पावर लगाना उतना करो। और तब तक बच्चा आते इतना डिसिप्लिन हो जाता है, अपने सर की इतनी इज्जत करने लगता है। किसी भी गेम में आपको आगे बढ़ना है, पढ़ाई में कोई बच्चा आगे बढ़ेगा तो बिना सर की इज्जत करे नहीं बढ़ेगा। तो बच्चे इतना डेडिकेट हो जाते हैं कि हो सकता है अपने मम्मी पापा की ना सुने, अपने कोच की ना सुने, मतलब अपने स्कूल में ना सुने, लेकिन हमारी सुनेगा। कई बार हमेशा पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि सर ये ऐसा नहीं कर रहा, हमारा नाम मत बताइएगा कि हमने ऐसा बोला है, लेकिन आप इसको डील करिएगा। हमने यदि बोल दिया बेटा ऐसा करना है, तो वो पत्थर की लकीर जैसा हो जाता है। और दूसरी बात, इसके रूल्स ऐसे हैं। सबसे मेन तो रूल्स होता है, यदि आपने थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खोई, तो सीधे हैंड्स को बाहर। मतलब यदि क्या वर्ड यूज़ किया? हैंड्स? जैपनीज वर्ड है। Okay. उसका मतलब होता है हैंड्स को। आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको वेट नहीं किया जाएगा कि आप एक बार हाथ डैमेज करो फिर पैर डैमेज करो। यदि आपके चेहरे में एग्रेशन आया, गुस्सा आया, आपकी खिलाड़ी भावना हट गई, तो आपको रेफरी के पास पावर है कि आपको फर्स्ट स्टेप में बाहर कर दे, सेकेंड स्टेप का वेट ही ना करें। और रेफरी कराते कराते में इतने फिट रहते हैं कि यदि दो लिपट भी गए ना, तो हम लोग को इतना रहता है कि हम लोग कैपी भी उनको अलग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, प्लेसमेंट रहती हैं। एक सवाल और करती हूँ सर, कि जैसे आपने बताया कि पहले ही सिखाया जाता है कि कहाँ टारगेट करना है, तो क्या कराटे में ये भी सिखाया जाता है कि कहाँ टारगेट नहीं करना है? बिल्कुल, कराटे में दोनों चीज़ सिखाई जाती है। हाँ। स्पोर्ट्स कराटे में सिखा रहा हूँ मैं, तो मैं बोलूँगा कि बच्चों उसकी नोज़ डैमेज नहीं करना है, आइज़ डैमेज नहीं करना है, फेस में फुल कंट्रोल रखना है, थ्रोट पे नहीं मारना है, रिब में आराम से मारना है, बेल्ट से नीचे नहीं मारना है, ग्रोइंग पे नहीं मारना है। लेकिन उसके अटैक मतलब उसी में स्कोर लेना है। मिडिल में हिट कर सकते हो तो चेस्ट, स्टमक, साइड, बैक में हिट कर सकते हो, और फेस में दूर से भी स्कोर मिलते हैं, तो आप ज़रूरत नहीं आपको टच करने की भी। टच भी हो रहा है तो स्किन टच होना चाहिए। लेकिन जस्ट उलट है ट्रेडिशनल कराटे, परंपरागत कराटे बोलता है, यदि जो सुन रहे हैं लोग, उनको टिप्स देना चाहूँगा कि यदि आप कराटे नहीं भी जानते हो और यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है, तो आप अपने हाथ को हथियार बनाकर सामने वाले कमज़ोर अंगों को टारगेट करो, तो आप यही मार्शल आर्ट है। और यदि कोई सामने वाला मारता है तो फर्स्ट है लाइन ऑफ अटैक से हटना, और सेकंड होता है मजबूत अंगों से बचाव करना। जैसे एग्जांपल दूं तो एल्बो नेचुरली मजबूत होता है, यदि हमारे जॉइंट्स कमज़ोर हैं, जुड़ गए तो ये नेचुरली मजबूत हैं। ये हो गया, हैमर हो गया, पंच हो गया, एल्बो हो गया। इसके अलावा ये वाले पार्ट से नोज़ पे मार सकते हैं। तो हाथ में ही 10, 15, 20 पॉइंट निकल गए। पॉम हिल मार दिया, इस वाले पॉइंट से मार दिया, घुटना मार दिया, और ये सब हाथ को हथियार बना के मारना हो गया। जो कराते नहीं भी जानता, कोहनी तो मार ही सकता है, नाक पे पंच तो मार ही सकता है, हैमर जैसे हथौड़ा तो मार ही सकता है। और दूसरा, यदि आपको कोई मारता है तो लाइन ऑफ अटैक से हटना, ये भी हो सकता है घर की तरफ भाग दो उसकी रेंज में नहीं आ रहा, आप बैठ गए, आप कूद गए। तो सेल्फ डिफेंस करने का बेस्ट तरीका मैं मानता हूँ लाइन ऑफ अटैक से। गन से भी कोई मार रहा है, यदि आप लाइन ऑफ अटैक से हट गए हो तो आप उससे भी बच सकते हो। सेकेंड,
आप कब तक बचोगे? डंडे से मार रहे आप, एक बार बैठ गए कुछ, तो आपको डिफेंस भी करना पड़ेगा और उसको सही सबक सिखाना पड़ा, ऑफेंस भी करना पड़ेगा। तो ये तो पहला ही नॉलेज है, फर्स्ट डे का नॉलेज है। पंच यहाँ पड़ता है, ये वाला पार्ट मारता है, ब्लॉक ऐसे होता है, इसको ये वाले पार्ट से ब्लॉक करना है। तो पूरा गेम जो है टारगेट का है। मैं छोटे बच्चों को जब हंसने के लिए बताता हूँ, इंट्रो देता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि ये बच्चा बहुत बदमाश है, मान लो इसको किसी ने पकड़ ही लिया और उसको बोल रहा है चलो मेरे साथ। तो वो बच्चा क्या किया कि पहले तो बोला कि आप क्यों ले जा रहे हो ये भी, फिर उसने दांत से काट दिया, फिर उसके मुंह पे थूक भी दिया, फिर उसके मुंह में मिट्टी भी डाल दिया, फिर दूर जाके पत्थर भी मार रहा है, चिल्लाते हुए जा भी रहा है। तो ये भी एक तरह का सेल्फ डिफेंस है, और ये भी हम सिखाते हैं, गर्ल्स को भी बताते हैं। यदि आपको कोई ऐसा कुछ दिक्कत आती है तो आप लोकल लैंग्वेज में गाली दो। अक्षय कुमार सर ने बोला था कि लोकल लैंग्वेज में गाली दो, उनको तेज प्रतिरोध करो, कि लोगों को समझ में आए कि ये दोनों फ्रेंड हैं। आजकल समझ में नहीं आता ना किसको हम अपोज करें, कोई कर भी रहा है कुछ, लगा प्रॉब्लम में, पहले कि आप गए तो आप खुद प्रॉब्लम में आ गए। तो आपका विरोध सबसे सख्त और तगड़ा होना चाहिए, उसके बाद तो बहुत सारे भाई तैयार हो जाएंगे और दुनिया तैयार हो जाएगी आपका साथ देने के लिए। आपने एक शब्द कहा लोकल लैंग्वेज में गाली दो, तो क्या हम छोटे बच्चों को सिखाएं गाली देना? गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, किसी के भी छोटे बच्चे नहीं, मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, बड़ी गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, हाँ टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ। छोटे बच्चों में ऐसे क्राइम नहीं होते अधिकतर जो है। अभी इंसिडेंट ऐसे होने लगे हैं कि छोटे बच्चों को किडनैप किया जाता है। हाँ, मैं वहीं तो बात में था। मैं चित्रकूट में सदगुरु पब्लिक स्कूल, उसी स्कूल में जाता हूँ, और वहाँ पे मैं एग्जांपल ये ज़रूर देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि कहीं ना कहीं हंसी मजाक में ही सही बच्चों के दिमाग में ये बात हो सकती है कि हमारे बाइट करना भी एक हो सकता है, मतलब क्या कहना, डिफेंस हो सकती है। मैं हंसने की बात है, मेरे गांव में भी चुनाव हुए तो अगले दिन 4-6 लोग एक के ऊपर अटैक किए। उस बंदे ने सिर्फ 4-6 लोगों को काटा है, उसको जो हुआ तो हुआ, लेकिन 4-6 लोग एडमिट थे। मतलब जहाँ का था वहाँ से उसने कर लिया। एक चीज़ और होती है सर, काटने के जहर लगता है, लोग एक्सपायर हो जाते हैं। हाँ, जहर है आपके बॉडी में, जहर है। मेरे रिलेटिव एक्सपायर हो चुके हैं जी, काटने के कारण ही, और इंसान ने काटा था। तो ऐसा भी होता है। तो ये बेस्ट ट्रिक थी कि सेल्फ डिफेंस के लिए बेसिक चीज़ें करो। गर्ल्स, जैसे आपने कहा कि टीनेजर्स जो हैं वो गाली दें, अपनी लोकल लैंग्वेज में गाली दें, ताकि लोग सराउंडिंग्स जो हैं वो समझ पाएँ कि कुछ गड़बड़ हो रही है। और क्या कर सकती हैं गर्ल्स सेल्फ डिफेंस के नाम पे? क्या होता है कि जो लड़कियाँ मेंटली वीक हैं, तो वो उनको मेंटली वीक नहीं होना। पहली बात, सिचुएशन, आपका भी दिमाग चलता होगा कि यदि कोई सामने वाला कुछ कर रहा है तो मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जब आप कूल रहोगे, तब जब आप हड़बड़ा गई, डर लग गई, तो आपको पता है कि सामने वाले की नोज़ कमज़ोर है, आँख कमज़ोर है, मेन पॉइंट कमज़ोर है, जॉइंट्स कमज़ोर हैं, लेकिन दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो पहले तो आपको परेशान नहीं होना। दूसरा, आपका मोटो होना चाहिए सिचुएशन से बाहर निकलना, ना कि युद्ध करना। जैसे आप बहुत अच्छा कराते भी जानते हो, तो आप लड़ाई के लिए उकसाओ मत, आपको ऐसे ही कराते शांति की तरफ ले जाता है। जैसे आप मैच्योर होते जाएगा तो लड़ाई बिल्कुल नहीं होती उसकी। शुरुआत में उछल कूद रहती, बच्चों को लगता है कि मैं मारूं। ब्लैक बेल्ट आते आते इतना कूल हो जाता है कि यदि कोई गलती भी हो गई सामने वाले से तो सॉरी बोल के चला आता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझ में कितनी गहराई है, यदि मैं अटैक करूँगा तो इसका क्या हल होगा। तो ये हमको सिखाया जाता है गर्ल्स के लिए खासकर, कि आप जो है सिचुएशन से दूर हटो, सिचुएशन को अवॉइड करो। आपको पता है कि ये बहुत सारे अपराध जो परिस्थिति जन्य होते हैं, परिस्थिति से निकलते हैं। जैसे कि रात में आप 12 बजे घर लौटे और आपको अपने घर तक जाना है, 4 लड़के खड़े हैं, आप कॉन्फिडेंटली निकल जाओगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यदि कोई ऐसा सीन भी आ गया तो ऐसा नहीं कि मैं कराते सीख रही हूँ, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स में, तुमसे लड़ने लगे, ये करने लगे। सिचुएशन से बाहर जब फंसे गए हो तो फिर तगड़ा विरोध होना चाहिए। उसके लिए आप मदद मांगो, ज़ोरों से चिल्लाओ, ठीक है। उसमें कोई वो नहीं कि आप संकोच कर रहे हो, ज़ोरों से चिल्लाओ, अपोज करो, ज़ोरों से उनको गाली दो। अधिकतर ऐसे क्राइम जो होते हैं तो अपने को सुनसान से बचना भी चाहिए, लेकिन फिर भी हमको ये सब चीज़ सिखाई जाती है, टिप्स बताई जाती, बच्चों को बताते हैं कि आप जो है बहुत सारे चीज़ों का विरोध तो सिर्फ चिल्ला के, मत चिल्लाओ मत चिल्लाओ, मत चिल्लाओ, हल्ला हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे, ठीक है। आप कभी फ़ोन की एक्टिंग करने लगे या कुछ ऐसा करने लगे जिससे ऐसा हो गया, मेरे भैया घर बगल में ऐसा कुछ हो गया, तो आप दिमाग से यदि कूल हो तो ये सिचुएशन टाली। हम सिचुएशन टालना फर्स्ट होशियारी है। और सेकंड तो कराते वाला तो मार ही लेगा एक आध दो लोगों को, लेकिन कराते नहीं जानता है तो उसको सिचुएशन से बाहर निकलना है, और उसके लिए 2 चीज़ें, मन को शांत रखे, कूल रहे, हाँ, साइड में हटे, बी कॉन्फिडेंट। और लड़कियों का सिक्स सेंस बहुत तगड़ा होता है, हमें पहले आइडिया हो जाता है कि हाँ क्या हो सकता और कौन क्या कर सकता है। तो इवन मैं कहूँगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि बहुत सारी गर्ल्स मेरी बात से एग्री भी होती होंगी कि हमें कौन कब कैसे देख रहा है सर, हम ये बहुत अच्छे से जानते रहते हैं। हम बोलें ना बोलें, हम सामने वाले की आँखों
आपको देख के बता सकते हैं कि सामने वाला की मन में क्या चल रहा है। ये चीज़ हम गर्ल्स के साथ होता है, और आप किसी भी महिला से पूछेंगे, मैं तो वर्किंग लेडी हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि मैं आपकी आंखों से बता सकती हूँ कि आप किस तरीके से और मुझे कैसे देख रहे हैं। ये समझ में हर गर्ल्स को आता है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है। तो आइडिया जो आप बोल रहे हैं गर्ल्स को होता है, इट्स अ फैक्ट। और कोशिश करें कि उस एरिया, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आप बचें, ना कि उसे फेस करना है, वहाँ से आपको हटना है। सबसे बेस्ट बिल्कुल बिल्कुल सजेशन सर का। अगर फिर भी अगर कोई एक दो लोग हैं जिनने हाथी पकड़ लिया है या पकड़ के गाड़ी में बैठाने की कोशिश हो रही है और चिल्ला लिए बहुत, उसके बाद भी नहीं आई, कोई हेल्प नहीं आई और हम नहीं बच पा रहे हैं, तब क्या करे कोई? सबसे सामान्य चीज़ें होती हैं कि फेस सबका वीक होता है। कंडीशनिंग मैं बाइसेप की कर सकता हूँ, ट्राइसेप कर सकता हूँ, चेस्ट की कर सकता हूँ, स्टमक कर सकता हूँ, थाई कर सकता हूँ। फेस सबका वीक होता है। यदि आप पूरी ताकत से सामने वाले के फेस में प्रहार करते हो, उसकी आँख में उंगली डाल देते हो, उसको थ्रोट में मार देते हो, उसको साइड में मार देते हो, कैसे भी, तो आपको 2, 4, 6, 10 सेकेंड का समय तो मिलता ही है। गर्ल्स अपने दुपट्टे का यूज कर सकती हैं, अपनी पिन का यूज कर सकती हैं, अपने घुटने का मेन पॉइंट में यूज कर सकती हैं, खासकर इसे, हाँ बिल्कुल, ग्रोइंग पे, हाँ। तो हाथ को हथियार बनाना है, एल्बो का यूज कर सकती हैं। और हमको जैसे समय मिलता है, पहली बात वो आपके ऊपर क्राइम कर रहा है तो इसका मतलब कि वो आपको बहुत ईजी ले रहा है, हाँ, तब ऐसा कर रहा है। आपका पहला विरोध यदि तगड़ा हो गया तो आपने तगड़ा प्रहार किया तो आपको समझ में नहीं आएगा उसको कि हो क्या गया मेरे साथ, क्यों रेडी नहीं था। हाँ, कि रेडी मैं नहीं ऐसा था। रिस्पॉन्स दे दूंगी। और हमारे यहाँ की बहुत सारी जो पास आउट गर्ल्स है, क्योंकि संस्था 40 सालों की हो रही है, जो सिचुएशन ऐसी फेस की और उन्होंने रिकवर किया, तो आके बताती सर ऐसा ऐसा हुआ था, आज बस में गया था, ऐसा ऐसा हुआ था। बहुत सारी लड़कियाँ गाँव से आती हैं और कहीं से आती हैं, किसी को कोई कमेंट कर रहा है, तो मतलब कई जगह तो ऐसा था कि एक लड़की थी रामपुर से आया करती, भारती सिंह राठौर, तो उसको सब दा बोलते थे बस में, मतलब जानते थे कराते वाली लड़की, मतलब उसका पूरा रूट जो है, पूरा रूट। एक आध बार मैं भी गया तो बोले इसका पैसा मत लेना, तो मैं बोला कि इस तरह मतलब गुंडा ही चल रही है यहाँ तो। सर से पैसा मत दीजिएगा, हमारे सर हैं। हाँ, तो मतलब ये है कि यदि आपने पॉजिटिव इमेज बनाई है तो हाँ, तो अब जरूरी नहीं भी है कि आप सीता के नाम से ही चले, आप लक्ष्मीबाई के नाम से भी कितनी है आज के समय पे। यदि आप ओलंपिक मेडल की देखेंगी तो लड़के कौन मेडल दे रहे हैं, पूरे टैली उठा के, उनका मेडल छोड़ दीजिए नीरज चोपड़ा जी का, बाकी जितने मेडल हैं, एशियन गेम्स अभी चालू है ना, आज के जो मेडल हो गए, आज के मेडल टैली में भी जो सिल्वर ब्रॉन्ज पड़े उसमें गर्ल्स ज़्यादा हैं। तो मतलब जितने भी आप इवेंट देखेंगी उसमें गर्ल्स जो हैं ज़्यादा डेडिकेशन से काम कर रही हैं इंडिया में, अपने क्षेत्र में, और वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी सर कि सतना को आप, जैसे आप मेडल्स की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, सतना को आप कहाँ देखते हैं कि ये कब तक उस लेवल तक पहुँच पाएगा कि हमारे यहाँ की सतना की लड़कियाँ राष्ट्रीय खेलों में पहुँचें? और एक दो लड़कियां तो ठीक है, आपने बताया पहुंच रही हैं और पहुंचेंगी भी, पर उस लेवल का स्पोर्ट्स जैसे पंजाब हरियाणा की लड़कियां, वैसा अपने मध्य प्रदेश में कब आएगा दिन, या आएगा, नहीं आएगा, कितना समय लेगा? एक कोच होने के नाते लगता क्या है आपको? नहीं, ये समय मतलब उसकी ओर हम लोग अच्छा कदम बढ़ा चुके हैं। पहले रियल में 15-20 साल 25 साल पहले एमपी का स्पोर्ट जीरो था, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं थे। आज के समय पे देर सवेर ही सही, घोषणा भले 2008 में की हो, एक खेल पंचायत लगी 2008 में, मैं स्पोर्ट्स एकेडमी हुआ करता था, मैं उसमें गया था, कि उन्होंने बोला था कि हर ब्लॉक में बड़े बड़े स्टेडियम होंगे। तो आज के समय हर विधानसभा में स्टेडियम में, भले उनकी हालत कैसी भी हो, लेकिन अब प्रोग्रेसिव हो रही है, क्योंकि वैसे विधानसभा के कप हो रहा है, अभी खेलो एमपी यूथ गेम्स हो रहा है, खेलो इंडिया होगा, जो भी होंगे तो वो उसी स्टेडियम में होंगे। इसी बहाने एक तरह तरह के राजनीतिक बहाना ही सह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो स्टेडियम ताज़ा होते रहेंगे। तो स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड जगह तो बन चुकी हैं। दूसरी बात, जैसे हमारा जवाहर नगर स्टेडियम है, वहाँ सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है। सिंथेटिक ट्रैक मतलब कि वो रबर वाला ट्रैक रहेगा, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के इवेंट हो सकते हैं। हालांकि ये इसमें कुछ अतिक्रमण था जो नहीं हटा पाए गवर्नमेंट, मैं दुर्भाग्यशाली समझ सतना को। यदि वो अतिक्रमण हट जाता तो 8 लेन का बनता, और जिसमें हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इवेंट करा सकते थे। वो 6 लेन का बन रहा था, स्टेट तक अपने को मिलेगी मेज़बानी, लेकिन जो है तो ठीक है। अभी सतना का दुर्भाग्य था कि यदि कोई 400 मीटर पुलिस की रेस जो होती है 800 मीटर की होती है, यदि आपको 800 मीटर की टाइमिंग चाहिए कि मैं कितने में दौड़ती हूँ, आपके पास सतना में कोई स्टेडियम नहीं है जहाँ आप टाइमिंग ले सकें। अभी वर्तमान में ये हालत है कि आप परेड ग्राउंड में सुबह जाएंगे, आपको भगा दिया जाएगा कि आपको वहाँ नहीं करना। बच्चा जाए तो जाए कहाँ, स्टेडियम में काम चल रहा है, दवारी स्टेडियम में काम चल रहा है, बेड़ला बस बसता है बच्चा खुचा,
तो कोई लड़की वहाँ रहती और है। बिरला स्टेडियम इतना बड़ा है भी नहीं। नहीं, बिरला स्टेडियम बड़ा है, सामने वाला जो स्टेडियम है काफ़ी गांधी बड़ा है। स्टेडियम। हाँ, गांधी स्टेडियम बोलेंगे, हाँ सॉरी। हाँ। तो वो पर्याप्त बड़ा है, तो लोग वहीं पे ट्रेनिंग करते हैं, सेल्फ मोटिवेशन होकर करते हैं। लेकिन फ्यूचर देखिए आप, 39 करोड़ का नगर निगम स्टेडियम बना रहा है, इंडोर स्टेडियम, वो मल्टीपर्पज़ है, उसमें तरह तरह के हॉल होंगे। जो सतना में अच्छा काम कर रहे हैं उनको अलग अलग तरह के हॉल प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें स्केटिंग के लिए, कराटे के लिए बेहतरीन चीज़ें बन रही हैं। जो हमारा जवाहर नगर स्टेडियम वो तैयार होने जा रहा है बेहतरीन तरीके का, उसमें रिनोवेशन भी हो रहा है, कुछ नए ट्रैक भी तैयार हो रहे हैं। वहाँ पे आपका फुटबॉल हो जाएगा, वहाँ पे आपका हॉकी हो जाएगा, अपना वहाँ एथलेटिक्स पूरा इवेंट हो जाएगा, तो वहाँ पे वॉलीबॉल हो जाएगा। उसके बाद अपना जो धवारी स्टेडियम है, तो वहाँ पे अपना क्रिकेट के मतलब BCCI से मान्यता प्राप्त हो जाएगी, तो यहाँ पे रणजी मैच हो सकते हैं, रीव ट्रॉफी हो सकते हैं। अभी सतना में ऐसा कोई ग्राउंड नहीं था, अभी रीवा में तो है APSL ग्राउंड जो है, और जो महाराजा पब्लिक स्कूल का ग्राउंड है जो MPCA से मान्यता प्राप्त है। तो MPCA को मान्यता दे देगा, फिर हो सकता है BCCI मान्यता दे दे, तो अपने इस तरह होने लगे। मैं ये बड़े खेलों की बात करूँ, छोटे खेल यहाँ के बेहतर अच्छे हैं। जो खेल रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा बच्चा वो निकलेगा। यहाँ पे अभी बच्चों में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एकेडमी ना होने का अभाव है। यदि सतना में एक साई सेंटर खुल जाए तो लोग कल्चर समझना कि स्पोर्ट्स होता क्या है। साई मतलब होता है भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वहाँ पे बच्चों को, अच्छे बच्चों का चयन करके उनको सुबह शाम दोपहर ट्रेनिंग कराई जाती है। खाना पीना, रहना, खेलना कूदना सब होता है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। सतना में मान लीजिए किसी एक खेल की एकेडमी खुल गई जहाँ 40-50 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसका पूरे शहर में फ़र्क पड़ता है। हाँ, मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो धार में एकेडमी खुली साई की। धार के मैं बता दूं कम से कम गिने 100 लोग ऐसे होंगे जो स्पोर्ट्स की फील्ड में जॉब कर रहे हैं। गवर्नमेंट या तो मिलिट्री में है, पैरामिलिट्री फोर्स में है, या किसी अवार्ड पा के जॉब में है। सिर्फ वहाँ का जो माहौल चेंज कर दिया उस एकेडमी ने चेंज कर दिया। तो गवर्नमेंट की बात पता नहीं, यहाँ के बच्चों को साई नहीं पता, एकेडमी नहीं पता। आप कब तक जेब के पैसे से, अपने जेब के पैसे से लगातार डिस्ट्रिक्ट खेलोगे, स्टेट खेलोगे, नेशनल खेलोगे, और जब आप पहुंचते हो तो आपको 600-800 ही मिलता है। विराट कोहली बनने के लिए आप अपने घर से विराट कोहली नहीं बन सकते, आपको एकेडमी जाना पड़ेगा, उस लेवल के प्लेयर के साथ ट्रेनिंग करना। 30 प्लेयर हैं और 30 ऐसे हैं कि यदि मैं 2 रात सो लिया तो मुझसे आगे निकल जाएगा वो। तो मतलब जो कंपटीशन है लगातार बना हुआ है, और उनसे कॉम्पीट कर जब बच्चा आगे बढ़ता है तो डिस्ट्रिक्ट वाला क्या करेगा कॉम्पीट। हम उसको मतलब मत के मक्खन निकाल सकते हैं। आप लोग क्यों रिक्वेस्ट नहीं करते हैं कि कोई ऐसी एकेडमी अधर सतना में डाली जाए? करते हैं, प्रयास किए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी रियल तो जनप्रतिनिधियों का जो इच्छा शक्ति है वो कहीं ना कहीं कम तो है। तभी हम लोग ऐसा स्पोर्ट्स को अभी उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। सांसद जी ने प्रयास किया था कि साई सेंटर खुल जाए, और जब उन्होंने वहाँ से लोग भी आए, सेंट्रल से आए और बोले हाँ खोल देंगे। जब जवाहर नगर स्टेडियम का नाप लिया बोले उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो जो भी हो, क्योंकि स्पोर्ट्स से समझ नहीं आता किसी को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, तो लोग उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अब थोड़ा सा माहौल आ रहा है, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल देते थे कि हो गया, और कोई खास वोट बैंक पे भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अब पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूँ कि सतना में बहुत सारे गेम्स हैं जिनकी अच्छी अच्छी अकेडमियाँ हैं, अच्छा काम कर रही हैं। आज अब एक दूसरे की इज्जत करें, दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। 5-10 हज़ार 25 हज़ार वोट जो है वो कहीं कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और उसकी तरफ लोग भी ध्यान दे रहे हैं। सतना में खाली ज़मीन की संख्या कम है, रियलिटी ये भी है। सतना के शहर के बीच में खाली ज़मीन जो है वो नहीं है। यदि खाली ज़मीन होती तो हो सकता है कि यहाँ पे साई एकेडमी वगैरह आ गई होती, और उनको सही नॉलेज देने वाले स्पोर्ट टीचर की बहुत कमी है। स्कूल जो होता है प्राइमरी होता है किस चीज़ का, सतना में अभी एक दिन मीटिंग थी तो DO सर ने बताया कि सतना में 300 से ज़्यादा हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल हैं, और स्पोर्ट टीचरों की संख्या 14 या 16 है। और वो भी उनके पास वित्तीय प्रभार रहते हैं, अलग अलग ब्लॉक में अध्यक्ष वो रहते हैं, मेन रहते हैं, उनके पास भी उतना समय नहीं हो पाता कि वो स्पोर्ट्स स्कूल में गेम्स करा पाएँ। तो इसके दम पे हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट स्कूलें जो 8-10 हैं जो स्पोर्ट्स टीचर का खर्चा उठा सकती हैं, तो वो 8-10 रखी हैं, बाकी छोटी स्कूल वो भी नहीं कर सकती। तो वो हम इस मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ओलंपिक का सपना देखें या कुछ करें। आपको सिर्फ इतना सपना देखना है अभी की हालत में कि हम कम से कम बच्चों के दिमाग में कीड़ा पैदा कर दें कि वो स्पोर्ट्स के बारे में जाने, खेले, कूदे, और उसको इस लेवल तक तैयार कर दें कि वो एकेडमी में सेलेक्ट हो जाए। जैसे मेरे यहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत सारे एकेडमी में जा चुके हैं, साई में जा चुके हैं। अभी हाल ही में राणा शमशेर सिंह ने नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल की फाइट ड्रॉ से हारा है। अभी कल परसों की बात है, देहरादून में खेल रहा था। अभी 2 बच्चे हमारे नेशनल के लिए सेलेक्ट हैं, नमन गर्ग और आर्यन प्रताप सिंह। ये दिल्ली और पंजाब में नेशनल खेलने जाएंगे, स्कूल से 6 बजे गवर्नमेंट वाला। इसके पहले बहुत सारे नेशनल मेडलिस्ट निकल चुके हैं, इंटरनेशनल प्लेयर खेल चुके हैं। तो हमारा जो काम है वो हम बखूबी कर रहे हैं।
उसके बाद यदि बच्चा पैसे से मात खा जाए, जैसे हम कहीं ना कहीं खाए हैं, उसके बाद बच्चा यदि किसी और चीज़ से मात खा जाए तो वो बहुत स्वाभाविक है। आपको गेम एक लेवल के बाद यदि कुछ करियर बनाना है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। पहले गृह त्यागम वाला नहीं होता डायलॉग कि विद्यार्थी पंच लक्षण, यदि आपको खेल का विद्यार्थी बनना है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, उस माहौल में रहना पड़ेगा, तब आप करोगे। बाकी मैं सतना की बात करूँ, सतना का भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। जैसे स्टेडियम बन रहे हैं, जो चीज़ें बन रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, हर पार्क में सभी मशीनें आ गई हैं, तो बच्चे कोई ना कोई कर रहे हैं ना। सुबह सुबह फिजिकल फिटनेस के लिए अवेयर हो रहा है, कोचिंग जगह जगह खुल चुकी है। पहले हमारी एक ब्रांच होती थी, आज 4, 6, 10 ब्रांच हो गई हैं। इस तरह और लोग भी चला रहे हैं कुछ ना कुछ, कोई कबड्डी चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। तो सतना का स्पोर्ट्स रियल में बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि उस क्षेत्र में भी प्रयास किया जाए। और मैं सभी दर्शकों को चाहता हूं कि आप कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स का चुनाव ज़रूर करें, क्योंकि आपको जो बाद में दवाइयों खर्चा होना है या फिर आप 1 घंटे खेलने से कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला। आप कोई भी गेम चूज़ कर लो, आउटडोर गेम, उसको करो जिससे आपका पढ़ाई में मन लगेगा, हाथ पैर सही चलेंगे और आपकी लाइफ में बहुत अच्छा उसका इफेक्ट पड़ेगा। एक चीज़ और मैं अपने व्यूअर के कारण पूछना चाहूँगी, आपके यहाँ बेसिक फ़ीस कितनी है? हमारे यहाँ आना चाहे तो हमारे यहाँ बेसिक फ़ीस 800 रुपये है, और उसके अलावा 3 मंथ 6 मंथ के इंस्टॉलमेंट में कोई आता है तो उससे भी कम कर दी जाती है। उसके अलावा हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी चलाते हैं कई जगह। तो जो बहुत गरीब बच्चे हैं तो उनके लिए भी तरह तरह के हमारे पास हैं। जैसे वेंकट 2 स्कूल में हमारा नोडल सेंटर है जूडो का, तो वहाँ पे कोई भी स्कूल का बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट 4 से 5 बजे तक मेरे निर्देशन में सीख सकता है। इसी तरह खुद ही आ सकता है, मतलब सुने आए मेरे पास, अपना नाम लिखा है, रेगुलर प्रैक्टिस में आए, डेडिकेशन से करे, डिसिप्लिन में रहे, तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह कोई भी लड़की, बड़ी लड़की कॉलेज है, महिला बाल विकास का जो सेंटर है धवारी में, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण ले सकती है। और टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग सुबह 6 से 7 बैच चलता है। तो मतलब कि गवर्नमेंट भी इतना कर रही, हम भी इतना कर रहे हैं, और चाहे तरह तरह की स्वयं सिद्धा गवर्नमेंट की अपराजिता, ये होगी खेल एवं युवा कल्याण विभाग और महिला बाल विकास की स्कीम, स्वयं सिद्धा पुलिस विभाग की स्कीम है, आत्मरक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 9 से लेकर 12 तक ये हो गया, उच्च शिक्षा विभाग का, उसके नीचे वालों का मिडिल स्कूल का सब शिक्षा अभियान के तहत मिडिल स्कूल चलता है। मतलब तरह तरह के अभियान चल रहे हैं, आत्मरक्षा अभियान चल रहे हैं, वहाँ भी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं। और जो प्रॉपर क्लब कल्चर में फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए मैं फीस बता ही दिया। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। मैं अपने दर्शकों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जनप्रतिनिधि अपना काम करेंगे, नहीं करेंगे तब भी उनका चल जाएगा, और हमारा काम सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम खुद को फिट रखें। जब हम फिट रहेंगे तो हम पूरे इंडिया को फिट रख पाएंगे। अवेयरनेस फैलनी चाहिए, स्पोर्ट्स को आगे अब आना ही चाहिए। इसी संदेश के साथ जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।